नमस्कार, पुनः स्वागत है। आज पहले अध्याय के बाद मैं दूसरा अध्याय कक्षा 10 के हिंदी गोधूली का पढ़ाऊँगा और ये दूसरा अध्याय जो है एक कहानी है और यह कहानी जो है महान आलोचक श्री नलिन विलोचन शर्मा जी द्वारा रचित है और उनकी आलोचनात्मक ग्रंथावलियों से एक कहानी संग्रह है विष के दांत, उन्हीं से ये ली गई है विष के दांत। और आज जो है हम दूसरे अध्याय की ये कहानी जो है विष के दांत किस प्रकार की कहानी है और इस कहानी में क्या सब होता है एक एक करके बारीक अध्ययन करेंगे और पूरी की पूरी कहानी समझ जाएंगे। बस अगले 15 से 20 मिनट तक बने रहना है। अब कहानी, चूँकि कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा जी के पात्र परिचय को जान जाएंगे थोड़ा सा और इस कहानी के विभिन्न पात्रों को जान जाएंगे, उसके बाद कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का बोलबाला हुआ है कक्षा 10 के एग्ज़ामों में, तब से जो है कहानी के पात्र और लेखक परिचय बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए पहले लेखक परिचय पर आते हैं। लेखक परिचय यानी जो विष के दांत कहानी है उनके लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। इनकी माताजी का नाम था रत्नावती शर्मा। नलिन विलोचन जी का जन्म जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है मैंने लिख दी है, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, ये सभी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जो नलिन विलोचन शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। विष के दांत, संत परंपरा और साहित्य, ये 2-3 लेखकों के साथ इन्होंने जो साझा आलोचनात्मक ग्रंथ लिखा था उनमें से एक है कहानी ग्रंथावली। ये लेखक परिचय थोड़ी सी हो गई क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। नाम नलिन विलोचन शर्मा, पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा, माताजी का नाम रत्नावती शर्मा, जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी, जन्म स्थान पटना बदरघाट, मृत्यु 12 दिसंबर 1961 ईस्वी। इनकी प्रमुख रचनाएं दृष्टिकोण, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विष के दांत, साहित्य का इतिहास दर्शन, उसके अलावा संत परंपरा और साहित्य और कहानी ग्रंथावली। इन सभी रचनाओं को याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछे जाते हैं। अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहानी जो है विष के दांत ये पूर्णतः सामाजिक कहानी है और प्राचीन समाज से लेकर जो आधुनिक समाज तक में ये जो कहानी है वो एक वास्तविकता को दिखाती है और समाज की वास्तविकता को उजागर करती हुई कहानी है। क्योंकि आप स्पष्ट देख पा रहे होंगे इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि समाज के अंदर अब भी क्या होता है और तभी के ज़माने में भी उस समय भी क्या होता था और तब की स्थिति और अब की स्थिति में क्या फ़र्क पड़ा है, उससे आप तालमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ, प्रारंभ करता हूँ कहानी को। कहानी के पात्र जान लेते हैं कौन कौन इस कहानी में हमको मिलेंगे, उसके बाद हम कहानी को प्रारंभ करेंगे। कहानी के पात्र में सबसे पहले हैं सेन साहेब। सेन साहेब जो कि एक अमीर ख़ानदान के होते हैं, अमीर परिवार के होते हैं। उनकी पत्नी यानी सेन दंपति और उनकी 5 बेटियां होती है सेन परिवार में। सेन परिवार की बेटियां जिनके नाम है सीमा, आलो, रजनी, शेफाली और आरती। ये 5 बेटियां, सीमा, आलो, रजनी, शेफाली और बेटियां शेफाली, आरती, ये सभी जो है 5 बेटियां हैं सेन परिवार में। इसके अलावा 5 बेटों के बाद सेन परिवार में एक ऐसे बच्चे का आविर्भाव हुआ, एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो इन 5 बेटियों से दूर जो है सेन परिवार के दुर्ललित स्वभाव में पला बढ़ा जाने वाला एक ऐसा लड़का पैदा हुआ जो कि सेन परिवार कहते थे कि वो मेरी नाउम्मीदी में आंखों का तारा है। तो उसका नाम था कासू खोखा। ये 3 महत्वपूर्ण है। इनके बाद जानेंगे एक गिरधर लाल जो कि सेन साहिब की फैक्ट्री में काम किया करते थे।
गिरधर लाल का एक पुत्र था जिसका नाम था बेटा, जिसका नाम था मदन, और इनके अलावे जो है मदन की माँ भी थी। सबका जिक्र कहीं ना कहीं कहानी में होगा, इसलिए मैंने सभी पात्रों को लिखा है। एक अखबार नवीस यानी पत्रकार महोदय, ड्राइवर और सोफर जो गाड़ी वगैरह सब चलाते हैं, वकील साहब जो सेन साहब के दोस्त थे, मिस्टर सिंह और मुखर्जी साहब, ये सभी सेन साहब के दोस्त थे। अब कहानी को प्रारंभ करते हैं। इसमें 4 से 5 पात्र महत्वपूर्ण है। सेन परिवार के सभी सदस्य, कासू, गिरधर लाल और मदन, इस पांचों को लेकर ही कहानी पूरी बनी हुई है। और सबसे पहली बात, कहानी के अध्ययन से मैं सबसे पहला स्टेंजा जो है, पहला पैराग्राफ क्या है कि सेन साहब जो है, सेन परिवार जो है, एक नई कार लाते हैं, एकदम काली चमाती हुई स्ट्रीमल इंड जो है 7,500 रुपया में। कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन पूछ देता है कि सेन साहब की जो कार थी वो कितने रुपये की थी, तो 7,500 रुपये की थी। स्ट्रीमल इंड नामक कार थी, वो 7,500 रुपये की, एकदम नई चमचमाती हुई कार थी, एकदम द्वार पे लगा हुआ था एकदम गाड़ी जो है, कार सेन साहब की। अब उसके आसपास ड्राइवर को और सोफर को ये सख्त निर्देश दे दिया गया था कि यदि इस कार के आसपास कोई खोखा खोखी यानी कि बच्चा बुच्ची अगर कोई इधर उधर करता है तो उसको मारने पीटने के लिए, भगाने के लिए। अब ऐसी स्थिति में वो हमेशा उस जगह बने हुए रहते थे कि कोई आसपास आए नहीं। सोफर जो है कार की सफाई कर रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, तो अचानक एक लड़का जो है, 7-8 साल का लड़का जो है, वो आसपास उसी कार के आसपास घूम फिर रहा था। टच किया था नहीं, ये पता नहीं, लेकिन उसके आसपास घूम रहा था। और गाड़ी की रंग रोगन और चमक पर खरोंच ना आ जाए, ये देखने के लिए सोफर उस पर हमेशा जो है बना हुआ रहता था। तो उस आसपास जो लड़के कार के आसपास घूम फिर रहा था, सोफर उसको ढकेल देता है, जिसके कारण वो घुटने के बल गिर जाता है। गिरने के बाद उसके घुटने से खून निकलने लगता है। और ये घटना जो है प्रारंभिक घटना है, और ये सोफर के द्वारा किया गया है, जो एक 7-8 साल के लड़के को ढकेल दिया गया है। तभी वो लड़का उस जगह से उठता है। उठने के बाद खड़ा होता है तो देखता है कि उसकी माँ उधर से आ रही होती है, और माँ अपने बेटे के घुटने से खून को निकलता देख वो उसी जगह रुक जाती है और सोफर से जो है कहा सुनी या झगड़ा करने लगती है। और बार बार वह लड़का जो है, 7-8 साल का लड़का जो है, सोफर की तरफ मारने के लिए दौड़ता है। वो उसके तरफ बार बार झुंझलाता है, क्योंकि उसको उसके ढकेलने से जो है खून निकलने लगा था उसके घुटने से। तो ये कहानी थी। और दूसरी तरफ सेन परिवार क्या कर रहे थे, सेन परिवार का माहौल, घर का माहौल क्या था। सेन परिवार के यहाँ कुछ लड़के या फिर और उनके मेहमान वगैरह सब आए थे, वो बातचीत कर रहे थे। एक स्टडी रूम, ड्राइंग रूम सब में बैठ के एक जगह से दूसरे जगह सब बातचीत कर रहे थे। सभी बातचीत कर रहे थे, तो उनके बीच जो है एक अखबार नवीस थे, पत्रकार महोदय थे। उनके छोटे बेटे ने कुछ अच्छा काम कर दिया, तो जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन्होंने उनकी तारीफ कर दी। अब तारीफ सेन परिवार को और सेन साहब को खास करके एकदम पसंद नहीं था, क्योंकि उसके बेटे के सामने किसी दूसरे लड़की की तारीफ उसे हजम नहीं हो रही थी। तो उन्होंने तुरंत जो है उनसे पूछ लिया कि बेटा तो पढ़ता ही होगा, और हम तो अपने बेटे को इंजीनियर और जेंटलमैन बनाना चाहते हैं। तो ये जो है सेन परिवार ने अपने बेटे खोखा यानी कासू के लिए कासू की तारीफ के पुल जो है वो बांधने लगे। हम अपने बेटे को जो है इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अभी से उसकी शिक्षा व्यवस्था तय कर दी गई है। और सेन परिवार में ऐसा हो भी रहा था। उनके 5 बेटियों के लिए एक अलग शिक्षा व्यवस्था थी, और बेटे के लिए विशेष शिक्षा व्यवस्था की गई थी। बेटे के लिए घर पे कोचिंग व्यवस्था की गई थी, होम ट्यूशन के तरह बढ़ई आता था उनको सिखाया जाता था। किसी तरह से किसी भी ठोक पीट या फलना चिलना जितने बढ़ई वाले काम थे उनको सिखाया जा रहा था। घर के किसी भी मामले में जो है खोखा जो एकदम अपवाद से थे, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, घर के नियम का मामला अपवाद हो। मोहल्ले वालों ने 5 लड़कियों की हंसी नहीं सुनी होगी, लेकिन खोखा के लिए ये सब आम बात था। खोखा के लिए कितना भी वो झगड़ा झंझट करे, लड़ाई करे, घर में वो सब से बोले भूखे या सबको कुछ से कुछ बोल दे, ये उनके लिए आम बात था। लेकिन 5 बेटियों के लिए एक सख्त निर्देश था कि वो कुछ नहीं कर सकती थी, वो चुपचाप बैठी रहना है, उसको पढ़ाई पे ध्यान देना है, हंसना भी मना है उनके घर के लिए। अब कासू के लिए सबसे बड़ा ये था कि
वो दुर्ललित स्वभाव में पला बड़ा था और वो किसी भी प्रकार के घर के नियमों से, बंधनों से वो पूरा का पूरा मुक्त था। तो ये सेन परिवार में होने वाले लैंगिक भेदभाव था जो बेटे और बेटियों के बीच हो रहा था। अब कहानी पर पुनः आते हैं कि कहानी का मेन क्या था कि सोफर से झगड़ा हो जाता है किसी लड़के और उसकी माँ का। तो ये घटना जब देख रहे थे तो अचानक सभी जो हैं बाहर निकलते हैं। जैसे ही बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि एक औरत जो है एक छोटे से बच्चे को लेकर सोफर या ड्राइवर से झगड़ा कर रहा होता है। तो सेन साहब को देखते ही वो बच्चा और उसकी माँ जो है सहम सा जाता है, डर सा जाता है। और डर का कारण ये भी होता है कि आप देख पा रहे हैं कि सेन परिवार स्वयं वहां पहुंच गए हैं। तो सोफर ने उन्होंने बताया कि लड़का जो है कार को छू रहा था, इसलिए मैंने इसे बोला यहां से जाने के लिए, तो ये मुझसे ही झगड़ा करने लगा और मुझसे ही मारने के लिए दौड़ रहा है, मुझे ही मारने के लिए दौड़ रहा है। अब सेन परिवार एकदम जो है वहां से जाते कुछ देर के लिए, और सेन परिवार के साथ साथ जो सेन साहब के यहाँ दोस्त आए थे, अखबार नवीस, मुखर्जी जी, मिस्टर सिंह, ये सभी जो है आसपास में उसी जगह बैठे हुए थे। तो ये घटना पहली घटना थी, वो उसे वहां से हटा दिए, या मदन और का जो लड़का था वो उसकी माँ वहां से चला गया। उसके बाद जो है ये दूसरी घटना होती है, मदन का पिता जो लड़का था जिन्होंने गाड़ी के आसपास फटकने की कोशिश की थी, उसका नाम मदन था और मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। गिरधर लाल जो कि सेन साहब की फैक्ट्री में ही काम करता था, वो दूसरे दिन जब फैक्ट्री पहुंचता है तो फैक्ट्री पहुंचने के ही बाद उसे बोल दिया जाता है कि अपने बेटे को समेट लो, बहुत बोलता है, बहुत ज़्यादा कल एकदम लड़ रहा था हम लोगों से, तो यानी समझा दो उसको। ऐसे ही लड़के जो हैं आगे चल के गुंडे, चोर और मवाली बनते हैं। तो मदन के पिता को, गिरधर लाल को, ये बात जो है सेन साहब के द्वारा कही गई। सेन साहब जैसे ही घर पहुंचे तो मदन की तो खूब ज़्यादा धुलाई की। शाम का समय था और इतना पिटाई कर रहे थे मदन का गिरधर लाल कि उसकी आवाज़ जो है सेन साहब के कमरे तक पहुंच रही थी। तब सेन दंपति बोलती है कि कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, काई काई कर रहा है, और उसके एक तरह से उनको सुकून आ रहा था कि, और सेन साहब कह रहे थे कि ऐसे ही अगर 10 दिन 15 दिन मारा तो शायद जो है मदन सुधर जाए। अब कहानी से थोड़ी सी कहानी छूट गई। अब क्या हम कह रहे हैं कि अखबार नवीस जो थे वो, इनका गाड़ी जो है एकदम सलामत था। जब ये घर जाने वाले थे घटना के बाद, ड्राइवर और शोफर की घटना के बाद, मदन और ड्राइवर के बीच जो झगड़ा हुआ था उस घटना के बाद जो है सभी उनके दोस्त घर जाने वाले थे। तो तब तक में कासू जो है अपने गाड़ी के शीशा को, पीछल का शीशा जो बल्ब था उसको चकनाचूर कर दिया होता है, और मिस्टर सिंह के गाड़ी को, गाड़ी के चक्के की हवा निकाल दिया रहता है। और इस तरह से जो है कासू जो कि गाड़ी के छूने मात्र से या नहीं छूने मात्र से, उसके आसपास पटकने मात्र से मदन को ढकेल दिया गया। और कासू जो कि उसका अपना बेटा है, उन्होंने गाड़ी के बल्ब को या उनके पीछे वाले शीशे को फोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। उसे छुआ तक नहीं, बल्कि उसे दुर्ललित स्वभाव में गोद में उठाकर कहा कि देखा ये जो है अच्छा से चेक कर रहा था, इंजीनियर बनने की ये अभी राह में है, ये चेक कर रहा था कि आखिर इसके अंदर है क्या। और हवा निकालने के बाद ये चेक कर रहा था कि ये फुला हुआ क्यों है, ये इतना अच्छा हवा इसमें कैसे आ रहा है। तो ये कासू के लिए उन्हें कुछ नहीं कहा गया, एकदम दुर्ललित स्वभाव में गोद में उठाकर उसे थोड़ी सी बताई गई, ये ऐसे ऐसे कर रहा था। इंजीनियर बनने का ये प्रारंभिक प्रयास है और ये पहला प्रयास है उनके द्वारा, सेन परिवार के द्वारा, सेन साहब के द्वारा ऐसा कहा गया। अब इसके बाद हम कहानी के दूसरे दृश्य को लेकर जाते हैं। पहला हम जाने सेन परिवार की कार थी जो 7,500 रुपये में खरीदी गई थी, एकदम चमचमाती कार थी। दूसरा हम ये जाने लिंग भेदभाव हो रहा था कासू खोखा के बीच और उनके 5 बेटियों के बीच। शिक्षा की अलग व्यवस्था थी, घर के सारे नियम अलग थे। और सेन साहब जब दोस्तों से बातचीत कर रहे थे तो अखबार नवीस का बेटा जो है कुछ अच्छा काम कर देता है, पत्रकार महोदय, तो कोई तारीफ कर लेता है, तो सेन साहब अपने बेटे के बारे में सुनाने लगते हैं, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, जेंटलमैन बनेगा। तो उस पर जो है अखबार नवीस कहते हैं मेरा बेटा स्वतंत्र है, जो उसे बनना है वो बनेगा। फिर शोफर और मदन ड्राइवर विवाद हो जाता है। इसमें क्या होता है कि मदन के घुटने से खून निकल देता है, शोफर के ढकेलने के बाद उसकी माँ वहाँ चली जाती है। और क्या होता है कि मदन के पिता जो है जैसे ही फैक्ट्री में पहुंचते हैं तो उसको कहा सुना कर देता है, तुम्हारा बेटा बिगड़ गया है, संभालो उसे, नहीं तो आगे चल के गुंडा चोर मवाली बन जाएगा। इसी तरह से दूसरा घटना ये होता है, फिर कासू जो है दोस्तों के गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर देता है। उसके बाद गिरधर लाल जब घर पहुंचता है तो मदन की खूब पिटाई करता है। अब हम कहानी के दूसरे दृश्य पे चलते हैं।
कहानी का दूसरा दृश्य क्या है। अब जब कहते हैं कि महल वाले और झोपड़ी वालों के बीच में जो है, अगर महल का लड़का जो है एकदम एक तरह से यूं कहे जो है कौवा और हंस के जमात में अगर शामिल होने चला जाता है, तो वैसी घटना ही है कि कासू किसी दिन जो है, कासू उछलते कूदते जो है झोपड़ी वाले के पास, यानी कि जो जहां मदन का घर था उसके आसपास पटकने लगता है। तो उन्होंने मदन को देखा कि मदन जो है एक लट्टू को नचा रहा होता है, और लट्टू जो है वो नचा रहा होता है मदन। तो कासू उस पर जो है मांगता है मदन से कि लट्टू दो। तो कासू बार बार मांगता है, मदन बोलता है नहीं देंगे, तुम्हारे बाप की औकात नहीं है, जाओ खरीदो जाके। ये 2-3 शब्द उन्हें बोल देता है। अब ना ताप जो है कासू देखता है, और कासू जो है मदन से बार बार मांग रहा होता है, नहीं दे रहा होता है। अंततः जो है कासू मदन को जो है मुक्का मार देता है या घूसा मार देता है। अब ये देखकर जो है आसपास के जो लड़के थे, अब इस द्वंद्व युद्ध का जो है मजा लेना शुरू कर देता है। कासू कोई मदन, कोई कासू, और मदन चिल्लाना शुरू कर देता है, और कासू और मदन का झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। मदन भी एकदम आजाद पला बड़ा लड़का था, एकदम पुष्ट, उसको मारने के जगह है इसके मुंह में जो है 2-3 मुक्का मार देता है कासू के मुंह में, जिससे कासू का दांत जो है 2 दांत टूट जाता है। अब यह घटना तो बहुत भारी घटना हो गई। बेचारा कासू जो है रोता हुआ घर पहुंचता है। जैसे ही रोते हुए घर पहुंचता है तो सेन परिवार एकदम बौखलाहट हो जाता है, उसके मुख से खून निकल रहा होता है, दांत टूट गए होते हैं उसके। ये देखकर सेन परिवार एकदम जो है आनंद फानंद में, तुरंत किसने किया, ये किया, वो किया, दौड़ते हुए आते हैं। पता चलता है कि मदन जो है ये कार्य किया है। तो अगले ही दिन जब सेन साहब की फैक्ट्री में जो है मदन के पिता यानी गिरधर लाल जो है कार्य करने के लिए पहुंचते हैं, तो उसे अपना हिसाब जारी करके नौकरी से निकाल देते हैं। तो गिरधर लाल को जो है नौकरी से निकाल दिया जाता है। और इस तरह से यहाँ हम कह सकते हैं कि महल वाले और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। अब जो है दूसरी घटना ये होती है, अब मदन तो कासू को मार दिया था, दांत तक तोड़ दिया था, खून निकाल दिया था मार के। अब ये घर जाता कैसे? इनको पता था कि आज तो मेरी पिटाई नहीं होगी बल्कि बहुत पिटाई होगी। अब ये घर जाने को होता है, किसी तरह ये घर सोचता है। सांझ हो जाता है, रात होने को होती है, तो ये अंततः जो है भूख भी लग जाता है। तो ये रात को जा रहा होता है, घर पहुंचता है तो देखा इन्होंने कि मम्मी पापा यानी कि गिरधर लाल और उनकी मदन की माँ जो है एक कमरे में बैठकर बातचीत कर रही होती है। मदन के बारे में कोई आवाज़ नहीं होती है, उनके पिता चिल्लाते नहीं है, झुंझलाते नहीं है, गुस्सा नहीं कर रहे होते हैं। इसी बीच जो है वो थोड़ी सी रसोई घर की तरफ कदम बढ़ाना चाह रहा था, तो रास्ते में जो है उनका पाँव जो है लोटा से टकरा गया। तो लोटा की आवाज़ आई, गिरधर लाल बाहर आया। जैसे ही बाहर आया मदन एकदम शांत चुपचाप सर झुकाए हुए एकदम नतमस्तक हो गया एक तरह से अपने पिता के सामने, एकदम सिर झुकाए खड़ा हो गया। गिरधर लाल एकदम काफी नजदीक उसके आ गया और एकदम गुस्से स्वभाव की प्रवृत्ति लिए गिरधर लाल खड़ा था वहां। लेकिन जैसे ही वो नजदीक आया तो मदन जो है ठियट करके या ठियाका पार के वो हंस देता। जैसे ही हंसता है तो गिरधर लाल अपने बेटे मदन को गोद में उठा लेता है और कहता है कि बहुत अच्छा किया तूने, कासू के 2 ही दांत तोड़े और तोड़ देने चाहिए थे। वो दांत जो है वो विष के दांत थे। इस तरह से ये कहानी खत्म हो जाती है। एक बार कहानी को पुनः रिपीट करते हैं कि कहानी क्या है। एक लड़का जो है मदन रहता है, दूसरा लड़का कासू रहता है। एक अमीर परिवार रहता है सेन परिवार, दूसरा एक सेन परिवार की फैक्ट्री में काम करने वाला गिरधर लाल का परिवार रहता है। गाड़ी के आसपास फटकने से मदन और सोफर की लड़ाई हो जाती है। लड़ाई के बाद जो है गिरधर लाल को बता दिया जाता है कि अपने बेटे को संभाल लो। तो गिरधर लाल घर पहुंचकर अपने बेटे की खूब पिटाई कर देता है। उसके बाद दूसरा दृश्य होता है कहानी में, कासू जो है मदन के एरिया में चला जाता है। लट्टू मांगने पर मदन और कासू में झगड़ा हो जाता है, जिससे कासू के 2 दांत टूट जाते हैं। जिसके बाद जो है गिरधर लाल को फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है और इस तरह से कहानी समाप्त हो जाती है। और गिरधर लाल खुश होकर अपने बेटे को जो है गोद में उठा लेता है और वो दांत जो कासू के मदन के द्वारा कासू के दांत जो तोड़े गए थे उन्हीं को विष का दांत का पर्याय बनाकर कहानी की एक सार्थकता जो है स्पष्ट की गई है। इसके शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट किया गया है।